देवभूमि दिन भर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिलाओं की खेल में भागीदारी विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही साथ इस दौरान खेलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित खेल सेमिनार में प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय विभिन्न खेलों के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं और खेल कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। साथ ही सरकार की ओर से खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत भी कराया गया, ताकि खिलाड़ी इसका लाभ उठा सके। इसके साथ ही राज्य में महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। और साथ ही सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की बालिकाओं और महिलाओं को सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि जहां महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए तो उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। लिहाजा सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे मुख्य रूप से गौरा शक्ति ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जिससे जहां महिलाएं की सुरक्षा भी होगी, साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। बालिकाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हम लोग उत्तराखंड की सरकार प्रतिबद्ध है। जहां महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, वहीं सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसको लेकर विभिन्न योजनाएं हमने चलाई हैं। गौरा ऐप भी अभी हम लोगों ने पिछले दिनों लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जहां सुरक्षा होगी वहीं सशक्तिकरण भी विशेष रूप से ध्यान देकर, खेलों का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आए। बालिकाओं को खिलाड़ी के रूप में हो या बालिकाओं को उनके अच्छे भविष्य के रूप में हो, सरकार अपनी ओर से दोनों ही दिशाओं में उनको उसको सुनिश्चित कर रही है। चूँकि मैं खेल विभाग देखती हूँ, खेल को लेकर बालिकाओं के क्या अवसर हो सकते हैं, उसको लेकर एक सेमिनार यहाँ पर किया है, जो कि निश्चित रूप से बालिकाओं में एक उत्साह उत्पन्न करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज हमने खेल में जो हमारी बेटियां हैं उनको लेके एक कार्यशाला का आयोजन किया है कि हमारी बेटियां देखें कि वास्तव में उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं और क्या क्या और अच्छा होना चाहिए। इन सब को लेके आज हम लोग बैठे, कार्यशाला हम लोगों ने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी को निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक की जाए। सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधियाचन भेजे जाए, जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां होनी है, उनमें भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी भर्ती परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाए। भर्ती प्रक्रियाओं में अगर कोई भी गड़बड़ी के प्रयास करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी लगातार समीक्षा की जाए। कि प्रत्येक एक तो जितनी भी प्रदेश के अंदर नियुक्तियां होनी है, उसको मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे स्तर से और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। और साथ ही साथ जो हमने 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, उन दोनों ही अभियानों को लगातार गति देने का काम, लगातार उनकी समीक्षा का काम अनवरत रूप से चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जोशीमठ को लेकर ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, बल्कि समुचित प्रयास करने का है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब जोशीमठ के हालात काफी हद तक सामान्य हैं। इतना ही नहीं, वहां 70% दुकानें भी
खुली हुई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार जोशीमठ के हालातों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जारी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जोशीमठ में भूधसाव के कारण आई आपदा पर चिंता प्रकट की थी। कहना चाहता हूं कि ये समय राजनीति करने का समय नहीं है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहाँ पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई हैं, वहाँ का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। मैं यही कहना वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत ने 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। उनका कहना है कि यदि पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट देगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का बड़ा कारण पुलवामा अटैक था। यदि 2019 में पुलवामा अटैक नहीं होता तो बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटों का नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि इस बार हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव 2024 में 100 सीटों का नुकसान होगा। ये सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी। मैं 14 में भी एमपी का चुनाव लड़ा कांग्रेस से, पौड़ी पार्लियामेंट से, और क्योंकि उस समय एकदम लहर थी, हालांकि मैंने तब भी 2.25 लाख वोट लाया था, 2 लाख कुछ वोट लाया था, 2.25 लाख से ज़्यादा ही वोट लाया था। लेकिन उस समय क्योंकि अचानक मुझे कहा गया कि अभी आपको चुनाव लड़ना है, जब सतपाल वाला ने कांग्रेस छोड़ दी तो मुझे कहा गया कि नहीं आपको लड़ना है। तो अगर इस बार पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मैं एमपी का चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी से कह दिया। जब मैं सम्मिलित हुआ था तब भी कह दिया था, आज भी कह दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग और कृषि से संबंधित योजनाओं की उपलब्धियों को बताया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसानों की आय किस तरह से दोगुनी हो, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उत्तराखंड की जलवायु आलू के लिए बेहद फायदेमंद है, जिसके लिए सरकार आलू को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। बता दें कि आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विपणन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसके लिए 104.75 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है और 2025 तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की मंशा है। नई तकनीक का प्रयोग हम कर रहे हैं। कल ही हमने ऑरेंडी के क्षेत्र में एक जो एमयू में यूरोप में साइन कर आया था, उसके अधिकारी यहाँ पर आए थे। एक वर्कशॉप यहाँ पर भी है और अभी मैं उनके साथ मौके पे जा रहा हूँ, खुद खेतों में जाकर कि आप कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करेंगे। 2025 में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दोगुना करेंगे। इस बजट सत्र में उसको हम लेकर आएंगे और उसके माध्यम से भी 2,000 रुपया किसानों को दिया जाएगा और जो आय दोगुनी की हम बात करते हैं उसका एक माध्यम होगा। 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दोगुना करेंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भर्ती परीक्षाओं में लगातार पर्चा लीक होने पर सवाल उठाए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि सरकार कोई भी पेपर निष्पक्ष रूप से नहीं करा पा रही है। हरक सिंह ने कहा कि पूर्व में जब भी कोई बड़ा हादसा या घोटाला होता था तो उससे संबंधित मंत्री तत्काल इस्तीफा दे दिया करते थे, परंतु भर्ती घोटाले को लेकर संबंधित मंत्री और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हरक सिंह ने यह भी कहा है कि कोई भी भर्ती घोटाला बिना अधिकारियों की संलिप्तता के नहीं हो सकता है। समाप्ति की ओर है तो एक इतना बड़ा धार्मिक स्थल आज अगर समाप्ति की ओर है तो ये पूरे देश और दुनिया के लिए विशेष समाप्ति की ओर है तो एक इतना बड़ा धार्मिक स्थल आज अगर समाप्ति की ओर है तो ये पूरे देश और दुनिया के लिए विशेष
वहीं उत्तराखंड सरकार के सामने बजट सत्र को गैरसैंण में कराने को लेकर दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। इसकी अहम वजह जोशीमठ में आई आपदा है, क्योंकि जानकार ये कह रहे हैं कि एक राय से अभी सामने आए कि जोशीमठ प्रभावियों को गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में उसके एक स्थान पर अस्थायी तौर पर प्रभावित लोगों को विस्थापित किया जा सकता है। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी रह, कहते हैं कि राज्य सरकार की सत्र कराने की सभी तैयारियां पूरी है और जोशीमठ में बदलते हालात पर सरकार की पूरी पैनी नजर है और एक्सपर्ट्स की राय का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बाद राज्य सरकार ने बीते सत्र में देहरादून में ऐलान किया था कि अगला सत्र गैरसैंण में होगा। जोशीमठ वाले आपदा में हमारी सारी एजेंसीज वहाँ पे पूरी तरह से काम कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसीज भी काम कर रही हैं और लगभग 8 संस्थाएं बहुत बारीकी से उसका अध्ययन कर रही हैं। प्रशासन लगा है, यहाँ तक कि जिलाधिकारी हैं, हमारे सचिव आपदा हैं, कमिश्नर हैं, सभी लोग सारे पहलुओं पर विचार करके, और हमने तो यहाँ कहा था कि भाई 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सेंटर को जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये, चूँकि 1 हफ्ते का समय तो निकल गया है, लेकिन बहुत जल्द ये रिपोर्ट बन के सेंटर को जाएगी और सेंटर, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेके गंभीर हैं, गृह मंत्री जी ने भी लगातार बैठकें की है, वहाँ के आला अधिकारी भी यहाँ पे आके सर्वे करके गए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द यहाँ से जब हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे, एक अच्छा पैकेज सेंटर से भी हमें मिलेगा और तब जाके हमारे जितने भी वहाँ प्रभावित लोग हैं उनको जिस तरह की वो अपेक्षाएं कर रहे हैं उन अपेक्षाओं पे वो पैकेज काम करेगा। वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक विवाद के कारण शिक्षकों की रिश्वत पदों को अभी तक भरा नहीं गया है। रिक्त पदों को अभी तक नहीं भरा गया है। दरअसल बेसिक शिक्षा भर्ती में एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों ने शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा भर्ती में खुद को सम्मिलित किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डीएलएड प्रशिक्षु शिक्षकों को राहत देते हुए सिंगल बेंच और डबल बेंच की ने आदेश दिया था कि शिक्षकों की भर्ती में सम्मिलित किया जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार ने न्याय विभाग से विधिक राय मांगी थी, जिसके लिए न्याय विभाग ने नियुक्तियों में डीएलएड प्रशिक्षण शिक्षकों को सम्मिलित करने पर सहमति जताई थी, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में बीएड और टीईटी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिससे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया। यही कारण है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती नहीं करा पा रहा है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण नई भर्ती भी नहीं की जा रही है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। जैसा कि आप अवगत हैं, उसमें एनआईएस और डीएलएड को लेकर के अलग अलग पक्ष हैं, जिसमें एनआईएस को भी उसमें सम्मिलित किए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया था। तत्क्रम में जो प्रभावित पक्ष था वो माननीय उच्चतम न्यायालय गए और वहाँ से उसको स्टे कर दिया गया है। तो हम लोगों ने परीक्षण के लिए भेजा था, शासन स्तर पर उसका परीक्षण किया गया और फिलहाल यह उचित पाया गया कि न्यायहित में उसको अभी प्रतीक्षा में रखा जाए और इसलिए कोई प्रक्रिया हम अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। 31 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 की सुनवाई होनी है, जिसमें हम एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी प्रतिवादी हैं। हमारे लोगों द्वारा भी अपना पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ रखा जाएगा। संपूर्ण देश में एनआईएस डीएलएड मान्य था और मान्य रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी हमको पूर्ण उम्मीद है, जिस प्रकार से हम हाई कोर्ट से विजय प्राप्त होकर के आए थे, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय से भी हम जीत करके जरूर आएंगे।
वहीं नया शिक्षा सत्र 2023-24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में 2 माह के भीतर 10 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें पहुंचाना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। ये नजर आ रहा है कि शिक्षा विभाग में भले ही शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के दावे किए जाते हो, लेकिन इक्का दुक्का सालों को छोड़ दिया जाए तो राज्य गठन के बाद से ही बच्चों को तय समय पर मुफ्त किताबें तक नहीं मिल पा रही है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने को बहुत कम समय बचा हुआ है। इसके बावजूद अधिकारी की इस मामले से हिला हवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से किताबों के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए शिक्षा सत्र से पहले विभाग को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के सभी 10,42,000 छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें दी जानी है। विभाग की इसी चुनौती पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन स्तर पर देरी की वजह से इस बार टेंडर प्रक्रिया थोड़ी विलंब से शुरू हुई है, लेकिन विभाग तय समय पर छात्रों को किताबें उपलब्ध कराने का काम करेगा, जिससे पठन पाठन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। उसमें शासनादेश मिला था हमें, जैसे ही हमने उसमें निविदा आमंत्रित कर दी है और जैसे ही हम निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हम उसकी प्रिंटिंग करके और समय से पहले उसको बच्चों तक पहुंचा दें। तो उसमें शासनादेश मिला था हमें जैसे। वहीं उधम सिंह नगर जिला पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को करीब 20 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई है। आरोपी यूपी से लाकर उत्तराखंड में अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कल 23 जनवरी देर रात को गदरपुर थाना पुलिस की टीम यूपी बॉर्डर के पास सघन चेकिंग अभियान चलाए हुई थी। तभी रामपुर मिलक खानम की तरफ से पुलिस को सफेद रंग की कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जब कार सवारों को रुकने का इशारा किया तो वो कार छोड़कर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें वहीं दबोच लिया। काफी दिन से इनपुट था कि सकैना क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा हफीम की बड़ी कारोबारी किया जाता है करके। आज जो है उसकी बहुत अच्छी सफलता मिली है। सकैना चौकी क्षेत्र से 2 बड़े स्तर का तस्कर को हमने गिरफ्तार कर दिया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनके कब्जे से 2 किलो से भी अधिक नाजायज हफीम का बरामदी हुई है, जिसका मार्केट वैल्यू मोर देन 20 लाख है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये लोग कहने को तो ट्रक ड्राइवरी का काम करते हैं, परंतु ये भी जानकारी में आया है तो इनके पास कई प्रकार की दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, काफ़ी चीज़ें हैं। काफ़ी वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने राज्य के सेब उद्यान रामगढ़ और सतबुग्गा पहुंचकर काश्तकारों से मिलकर सेब के पौधों की ग्रोथ को नियंत्रित करने और उसके स्वास्थ्य विकास और क्षेत्र में सेब के उत्पादन को अधिक बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की काट छांट के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि पिछले साल राजकीय सेब उद्यान रामगढ़ में एप्पल मिशन के अंतर्गत 3000 पौधे लगाए गए थे। काश्तकारों को धनराशि और पौधा उपलब्ध कराने के साथ ही विशेषज्ञों के सुझाव मिल सके, इसके लिए कलासान नर्सरी में SMU किया गया। नर्सरी के विशेषज्ञों द्वारा साल भर में 5 से 6 बार फॉर्म का निरीक्षण भी किया जाने के साथ साथ काश्तकारों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। काश्तकारों की समस्याओं और शंकाओं को दूर करने के लिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जानकारी भी दी जाती है। रामगढ़ के हमारे फार्म में जो हमने लास्ट ईयर लगाया था, इसमें लगभग 3000 के करीब पौधे हम लोगों ने लगाए हैं और जनपद के काफ़ी किसान, खासकर रामगढ़ और मुक्तेश्वर, उन्होंने भी एप्पल मिशन के अंतर्गत उन लोगों को फार्म्स वगैरह हम लोगों ने अलॉट किए थे। पौधे देना और योजना के अंतर्गत उनको धनराशि उपलब्ध करना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन समय समय पर अगर आपके पास विशेषज्ञ नहीं है और विशेषज्ञों द्वारा समय पे इनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है,
जैसे आजकल हम लोगों ने इनको कलासन नर्सरी खासकर जिनके साथ हमारा MOU है, तो ये साल में 3-4 बार हमारे जनपद में आते हैं और जितने भी फार्म्स हमारे डेवलप हुए हैं उनमें ये लोग विजिट करते हैं और किसानों को टिप्स वगैरह देते हैं। वहीं देहरादून पुलिस अब स्टंट दिखाते और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर वीडियो बनाते रईसजादों पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। हाल ही में यातायात पुलिस द्वारा 950 सीसी इंजन की कावासाकी गाड़ी को सीज किया गया है। बता दें, तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वीडियो बनाते इस युवक की धरपकड़ पुलिस द्वारा YouTube पर अपलोड की गई वीडियो के आधार पर की गई। सीज की गई कावासाकी बाइक पर लगभग 3 लाख का चालान किया गया है। ये लगभग 50 के आसपास बाइकर्स है जो देहरादून में अलग अलग जगह पे वो करते हैं। इनका अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके थ्रू ये धूम मचाने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि सोशल मीडिया सेल हमारी एक्टिवेट है, इन हर एक को अब चिन्हित किया जाएगा और इनके घर घर जाके इन पे कार्रवाई की जाएगी। मालदेवता साइड, स्टेडियम साइड या ऋषिकेश रोड पे या चक्राता रोड पे भी देखा जाता है कि ये वीकेंड्स को जाके स्टंटबाजी करते हैं। तो वैसे पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इनको गाड़ी छोड़ के चल कर इनको उस तरीके का भी एक प्रयोग हमारे द्वारा किया जाएगा। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर विद्युत वितरण खंड रामनगर और विद्युत वितरण उपखंड कालाडूंगी के सौजन्य से कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा कमोला में सरलीकरण, समाधान एवं निर्धारण के लिए ग्रामीणों के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याएं प्रमुखता से उठी। वहीं 10 समस्याओं का विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी 8 विद्युत पोलों की समस्याओं को जल्द समाधान करने का विभागीय अधिकारियों को आश्वासन दिया गया है। हमारे स्लोगन में दिखाई दे रहा है आपको कि सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण, ये 3 जो पॉइंट है, इन पॉइंटों के निर्देशन के क्रम में हमें जो है विद्युत संबंधित शिकायतें जो कि उनका सरलीकरण करना है, समाधान करना है। उसके लिए आज जो है यहाँ पे कमोला कैंप लगाया गया। हमारे माननीय पंचायत मंत्री हमारे साथ हैं और ये 5 कैंप लगने, हमने 6 कैंप लगाए अपने सब डिवीजन में। तो ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। हम जो है समस्या के लिए उपभोक्ता का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम उसे घर तक जा रहे हैं। हमारे स्लोगन में दिखाई दे रहा है आपको कि देशों में घर घर जाके हमें समस्या का समाधान करना है। पब्लिक को सहूलियत देनी है, उनकी शिकायतें सुननी है, उनका समाधान तत्काल करना है। इन निर्देशों के क्रम में हमने कैंप लगाए हैं, जो कि हर दिन 2-2 कैंप लगेंगे हमारे डिवीज़न में। उसमें हम सहभागिता देंगे और लोगों की समस्या का निदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की और महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा में बालिका निकेतन और नारी निकेतन का निरीक्षण किया और महिलाओं की समस्याओं के बारे में जाना। बालिका गृह में मैंने आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के साथ उनको शुभकामनाएं दी। उन लोगों को थोड़ा सरकार की बालिकाओं से संबंधित उनकी जानकारी दी और शुभकामनाएं दी कि बालिका दिवस पे उन बच्चों के साथ थोड़ा कार्यक्रम उन बच्चों ने प्रस्तुत किए। क्या लगता है कि प्रदेश में जो महिला अपराध हैं, आज तक अपराधों की संख्या बढ़ रही है कहें या अपराधों के प्रति महिलाओं की जागरूकता बढ़ रही है? मेरा तो ये मानना है कि आयोग के इतने सक्रिय होने से और भी सरकार की इतनी स्कीम होने से महिलाओं की जागरूकता बढ़ रही है। वही ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पौड़ी के विकास भवन में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास के केवल कार्यात्मक एकीकरण के चलते उनके द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कार्य बहिष्कार पर जाने से सभी ब्लॉकों में कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे जनता भी काफी परेशान हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही उनकी मांग नहीं मानती है तो वे आंदोलन को और भी उग्र करने के लिए विवश हो जाएंगे। रहेगा अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इसमें हमारा जो मुख्य विषय है
13 लास्ट में और 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो डिसीजंस आया था ये उसकी बिल्कुल सीधे अवमाननाएं हैं। उस समय पहले भी हमारे पंचायत राज विभाग में बहुउद्देशीय कर्मियों के रूप में सभी कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन ये उस समय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो डिसीजन दिया गया था वो इसी पक्ष में था कि सभी अपने अपने विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में विद्युत वितरण खंड की ओर से विद्युत समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से अधिक लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिसमें अधिकांश समस्या का मौके पर निस्तारण किया गया। एसडीओ संतोष अग्रवाल ने बताया कि जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं हो पाया 3 दिन के भीतर उनका निस्तारण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत विद्युत संबंधी समस्याओं के त्वरित सरलीकरण निस्तारण के संबंध में आज शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया था। सुबह 11 बजे से शिविर का समय था। आज हमारे पास में 30 समस्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कि बिल न मिलने से समस्याएं थीं, 2 समस्याएं बिल न मिलने से थीं, बिल सुधार की समस्याएं थीं, पोल टेढ़े होने की समस्याएं थीं, मीटर न चढ़े होने संबंधी समस्याएं थीं। उपरोक्त समस्याएं हमारे पास 30 समस्याएं हमारे पास। वहीं उत्तराखंड के एएनएम में 824 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से रोक लग गई है। मामले में अब तक 3 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि राज्य में एएनएम भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में तर्क देते हुए कहा गया कि चिकित्सा चयन बोर्ड द्वारा क्वालिफाई अभ्यर्थियों की अनदेखी की गई है, जबकि पात्रता नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड को नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के निर्देश दिए। एक माननीय उच्च न्यायालय में एक केस दायर किया गया जो अभी विचाराधीन है, तो अब आगे की प्रक्रिया उसी दिशा निर्देश पर आधारित रहेगी। तो देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।